मुझे याद है सितंबर 2003 की बात है। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था क्योंकि उस समय मुझे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो मुझे सुनकर ये बता सके कि जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ वो सही डिसीजन है। और मुझे अभी भी याद है कि उस दोस्त ने मुझे ये बोला था कि अंकुर, तेरे पास फिज़िक्स की डिग्री है और अब तू सोच रहा है कि तू ये फिज़िक्स की डिग्री छोड़कर वापस हिंदुस्तान आएगा, लेकिन जब तू आएगा ना, तेरे को कोई नौकरी नहीं देगा क्योंकि किसी को भी फिजिक्स का ग्रेजुएट नहीं चाहिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल एक ऐसा इंसान जो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आया हो। उस रात, और वो रात अभी भी जब भी मैं आंखें बंद करके उस रात के बारे में सोचता हूँ, बिल्कुल मेरे सामने आ जाती है। मैं इतनी बार उस रात को सोने की कोशिश करता रहा, नहीं सो पाया, बार बार उठता रहा, पसीने, दिल की धड़कनें तेज हैं। आई वॉज कन्विंस्ड कि मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है क्योंकि 23 साल की उम्र में मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई का सामना कर रहा था, और वो थी मेरे दिमाग की ये एक कंक्लूजन कि जो मैं जिंदगी में कर रहा हूं उससे मैं खुश नहीं होऊंगा। 22 साल की उम्र में मैंने अपना दिल्ली लाजपत नगर का घर छोड़कर यूएस जाने का डिसीजन लिया। कोई भी तरीका नहीं था उस चीज़ को फंड करने का, तो सिर्फ एक ही तरीका था कि 100% स्कॉलरशिप मिले, और वो हुआ था। तो हर एक वो चीज़ जो मैंने जिंदगी भर के लिए तैयारी करी थी मेरे साथ हो रही थी, लेकिन एक ही साल के अंदर ये बहुत ऑब्वियस था कि मैं खुश ही नहीं था। और उस समय पे सिर्फ एक ही भार था, एक्सपेक्टेशंस का। मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस, मेरे माँ बाप की मेरे से एक्सपेक्टेशंस, मेरी पूरे फैमिली की मेरे से एक्सपेक्टेशंस, मेरे पूरे दुनिया की, मेरे दोस्तों की। और मुझे ये लगता था कि अगर ये सब छोड़कर मैं वापस आ गया तो हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस को मैं कुचल के रख दूंगा। मेरे सारे दोस्त स्कूल और कॉलेज के बढ़िया से नौकरी कर रहे थे। हर एक इंसान सॉर्टेड लग रहा था। हर एक इंसान ऐसा लग रहा था कि वो जिंदगी में जो चाहता था उन्हें मिल गया है, जिंदगी से खुश थे, मेरे को छोड़कर। इस सब के बीच में सिर्फ एक ही क्लैरिटी थी कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो कुछ भी करने का क्या फायदा। एंड इस सवाल को अपने दिमाग में रखकर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी यूएस की डिग्री, अपनी पढ़ाई छोड़कर, यूएस छोड़कर हिंदुस्तान वापस आऊंगा। मुझे यह पता था कि अगर मैं इस पाथ पर चलता रहा तो जो डाउन साइड है ना, वो है एक ऐसी जिंदगी जिससे मैं खुश नहीं हूं। तो डिसाइड किया वापस आना। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। वो माँ बाप का चेहरा देखकर ही इतना बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने इतनी सारी उम्मीदें तुम्हारे इस डिसीजन पे जोड़ी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने धोखा दिया था अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, खुद को। वापस आया 24 साल की उम्र में, कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ आइडिया नहीं कि क्या होगा। एक चीज पता थी कि वापस आकर सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भागना है। सारे दोस्तों से पूछा कि अगर उनकी कंपनियों में कोई नौकरी है, और एक ने बोला हाँ है, देखो क्या होता है। तो बैठा इंटरव्यू में, अच्छे से हुआ, क्लियर भी हो गया। तो मेरी जिंदगी की पहली नौकरी लगी और वो मुझे हाथ में 15,000 रुपये महीना देती थी। NIS स्पार्टा के नाम से वो कंपनी थी। मैं उनके लिए ट्रेनिंग कंटेंट बनाता था। एंड आई डोंट नो व्हाई, मेरी जो सुपर बॉस थी, तो बॉस की जो बॉस थी, उन्हें ऐसा शायद लगता था कि मेरे में पोटेंशियल है, तो मेरे साथ वक्त बिताती थी। और ऐसे ही एक ओकेजन में उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं वो एक नए बिजनेस स्कूल के जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है उसके डीन है। और उस समय मैंने पहली बार ISB का नाम जाना, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो अगला एक हफ्ता मैंने पूरा रिसर्च किया ISB के बारे में, एंड आई वाज फैसिनेटेड। 1 साल का प्रोग्राम MBA का, और बहुत 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 महंगा प्रोग्राम। उस समय पे 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए हमारे लिए was multiple crores of rupees।
जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। एग्जाम दिया, डिसेंट से नंबर आए। फिर आईएसबी का जो पूरा रिकमेंडेशन का प्रोसेस है या एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है। उसके लिए कुछ कैट फैट नहीं देना होता, एक जीमैट का एग्जाम देना होता है और फिर एसेज लिखने होते हैं कि आप क्यों ये एमबीए करना चाहते हैं, क्या आपका जिंदगी में ऑब्जेक्टिव है। और फिर एक रिकमेंडेशंस वाला पार्ट होता है जहां वो लोग जो आपके साथ काम कर चुके हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं। मैंने आईएसबी से पूछा कि क्या जो मेरे प्रोफेसर्स हैं जो मुझे कॉलेज में पढ़ाते हैं वो मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। और उस समय आईएसबी नया नया स्कूल था, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि यूएस से आए हैं, थोड़े अच्छी एक्सपीरियंस के साथ ही आए होंगे, शायद प्रोफेसर्स भी अलग होंगे, तो उन्होंने हाँ बोल दी। फिर मैंने अपने यूएस के प्रोफेसर से पूछा कि क्या वो मुझे रेकमेंड करेंगे, और उनका फ्रैंकली कोई मतलब नहीं था मुझे रेकमेंड करने का, पर उन्होंने भी हाँ बोल दी। तो मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए मैं सेलेक्ट हुआ, शॉर्टलिस्ट हुआ। इंटरव्यू शुरू हुआ और इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप आईएसबी के बाद क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला फाइनेंस। कोई बेसिस नहीं था, बोल दिया। उन्होंने मेरा रेज्यूमे, उस समय पे पेपर रेज्यूमे देने होते थे, पेपर रेज्यूमे ऐसे उठाया और बोला कि अगर मैं उस टीम में होता जो आपको शॉर्टलिस्ट करने की जिम्मेदारी ले रहा हूं तो मैं इस रेज्यूमे को कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं करता। और ये कहकर उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरा रेज्यूमे गिरा दिया। तो मुझे तो लगा नहीं होगा, बट आई डोंट नो हाउ और व्हाई हो गया। दैट 1 year just completely changed my life. सब कुछ बदल गया। 2015, 10 साल बाद मैं काम के लिए यूएस जा रहा था, लेकिन सोचा कि इस बार मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी चलते हैं। पहली बार 2004 के बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी विजिट कर रहा था। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे याद है 2003 का एक दिन, मेरे पास एक कैमरा था। ये एक ऐसा वक्त था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हिंदुस्तान वापस आऊंगा। कोई भी मेरी दुनिया में इस डिसीजन से खुश नहीं था। मैं खुद नहीं जानता था कि ये डिसीजन सही होगा कि नहीं। हाथ में कैमरा लिए मैं चल रहा था, बहुत लॉस था, बहुत स्ट्रेस था, बहुत चिंतित था। और एक बहुत बड़ा सा मैदान आया और उसके सामने एक फेंस था और मैंने उस मोमेंट की फोटोग्राफ खींची जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड मुझे अभी भी याद है जब उस फोटोग्राफ को मैं खींच रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ही फोटोग्राफ है, कि अंदर तो बहुत बड़ा सा एक मैदान है लेकिन एक बाउंड्री है। कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है, कुछ तो है जो मुझे बोल रहा है कि शायद तुम इतने खुले नहीं हो जितना तुम्हें लगता है तुम हो। और जब 2015 में मैं वापस मिशिगन स्टेट गया तो मैंने अपने आप से पूछा कि वो जगह क्या अभी भी होगी। जाहिर सी बात थी कि मुझे नहीं लगता था कि वो होगी। तो गाड़ी चलाकर उस जगह को, याद था मुझे वो जगह कहाँ है, मैं गया उसके पास। और उस जगह पे मैं जब पहुंचा तो मैं आपको यकीन भी नहीं दिला सकता कि वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे बिल्कुल 2003 में मैंने खींची थी। बिल्कुल वैसे ही, कुछ नहीं बदला था। डिफरेंस सिर्फ यही था कि मैं आजाद था। आई वॉज फ्री। और उस मोमेंट में सिर्फ एक ही चीज मेरे जहन में बार बार आती रही कि काश मैं 2003 वापस जा पाता और उस अंकुर वारिकू को बोल पाता that everything will be okay. Everything will be okay. And इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप जिस भी चीज से जिंदगी से गुजर रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, चाहे वो एक एग्जाम हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक नौकरी हो, अगर आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, अगर आप अपने आप को एक ऐसे सर्कमस्टेंस में पाते हैं जहां लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस आप पे इतनी भारी हो चुकी हैं कि आपको लगता है कि आप इसे और नहीं सहन कर पाएंगे, then I just hope that आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को बता सकते हैं that it's going to be okay. You will be okay. It's going to be okay.